नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी के वीडियो क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 2021 की जो नई टेस्ट सीरीज है उसके टेस्ट नंबर 3 की चर्चा आपसे करेंगे। आज के टेस्ट में हम आपसे मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास समझेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की चर्चा आज की क्लास में आपसे करने वाले, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास को। और आज की जो हमारी क्लास है ये कैसी है? आज की जो हमारी क्लास है वो कैसी क्लास है आपकी? आज की हमारी क्लास कैसी है? प्रीमायर है, मतलब लाइव क्लास नहीं है, इसलिए आपके कमेंट जो है हम नहीं देख पाएंगे। आप लोगों के जो भी कमेंट हैं वो वीडियो अपलोड होने के बाद में आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके सभी कमेंट जो है हम देख पाएंगे। देखिए, हमारे टेस्ट नंबर 3 के जो टॉपर हैं उनके 5 नाम हम यहाँ पे दिखाते हैं, पर डे दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर पे हैं आपके कौन? तो फर्स्ट नंबर पे हैं अंजलि पांडे, जिन्होंने 47 नंबर तीसरे टेस्ट में इन्होंने लाए हैं और इनका नाम है टॉप नंबर पे। सबसे ज्यादा 50 में से 47 नंबर अंजलि पांडे। दूसरे रैंक पे हैं आपके सुरेश परिहार जी, जो कि 40 नंबर लेके आए हैं। तीसरा रैंक है पूनम का, जिन्होंने 39 नंबर प्राप्त किए हैं। और चौथे रैंक की हम बात करें तो इसमें आ जाएंगे आपके अनेक सिंह भदौरिया, जो कि 37 नंबर लाए हैं। और पांचवा और अंतिम नाम जो है वो है जीतू सोनी का, जो कि 37 नंबर लाए हैं। तो 50 नंबर का जो टोटल टेस्ट है उसमें से जो 5 टॉपर होते हैं रैंक में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उनके नाम हम पर डे दिखाते हैं। ये 5 नाम है हमारे टॉपर्स के, जो कि टेस्ट नंबर 3 में टॉप रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे किस चीज की? अगली स्लाइड में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। तो हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने टेस्ट सीरीज डिजाइन की हुई है, जिसमें हम आपको मेंस का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का प्रोग्राम चल रहा है उसको साथ मिला के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दोनों को मिला के 1395 में अवेलेबल है। यदि आप इसको परचेज कर सकते हैं तो परचेज कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। इसमें पर डे 30 मिनट की उत्तर लेखन की एक क्लास रहती है, शाम को 8 बजे रहती है वो क्लास। साथ में पर डे के प्रश्नों के मॉडल आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवाए जाते हैं। पर डे आप लोगों को 3 मार्कर के 3 प्रश्न लिखना है और 5 मार्कर के 2 प्रश्न लिखना है, 11 मार्कर का 1 प्रश्न, और उनके मॉडल आंसर आप यहां से देख सकते हैं। साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं आज के 20 प्रश्नों की। 20 प्रश्नों में सबसे पहले हम बात करें लालगढ़ का किला जो है वो आपका कहां पर है? कहां पे है लालगढ़ का किला? निवाड़ी में है, भिंड में है, राजगढ़ में है या धार में है? तो देखिए, लालगढ़ किले की जब हम बात करें तो ये किला आपका कहां पे पड़ेगा? लालगढ़ का जो किला है ये बहुत ही प्रसिद्ध किला है और ये किला देखने के लिए मिलता है आपको निवाड़ी, भिंड, राजगढ़ या धार। तो धार जिले में लालगढ़ किला प्रमुखता से देखने के लिए मिलता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बात करें हम चरूर हाइबा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है। उसी प्रकार जबरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन कहां पे चला था? तो देखिए, जो चावल आंदोलन, मध्य प्रदेश का चावल आंदोलन, आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश का चावल आंदोलन कहां पे स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इस चावल आंदोलन का रीजन क्या था उसके संबंध में हम आपको कुछ चीजें यहां पे बता रहे हैं। हम बात करें 28 फरवरी की, 28 फरवरी की बात करें, 28 फरवरी 1947 की। तो 28 फरवरी 1947 तक हमारा देश जो है आजाद नहीं हुआ था। उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। और रीवा जिले में क्या हुआ? रीवा जिले में क्या हुआ कि जबरिया लेवी के विरोध में, जबरिया लेवी प्रकरण के विरोध में कुछ किसान आ गए, कुछ लोग आ गए, जिनमें से 2 लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिनमें एक थे आपके त्रिभुवन तिवारी, राइट। एक आपके कौन थे? त्रिभुवन तिवारी। दूसरे आपके थे भैरव सिंह, राइट। तो त्रिभुवन तिवारी और भैरव सिंह की अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। त्रिभुवन तिवारी और भैरव सिंह दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कारण से ये प्रकरण जो है ये आंदोलन का रूप ले लिया था इस प्रकरण ने। और इस आंदोलन को हम रीवा का क्या बोलते हैं? इस आंदोलन को रीवा का
चावल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? चावल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ऐसा ही प्रकरण आपके सीधी में हुआ था, जिसे हम चरूर हाइबा चावल वसूली प्रकरण के रूप में जानते हैं। राइट, तो ये प्रकरण आपका कहां से संबंधित है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि ये आपका रीवा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये देखिए अगला प्रश्न आ गया है। 1836 में बुंदेलखंड की चरखारी रियासत में आयोजित हुए बुढ़वा मंगल का उद्देश्य क्या था? तो देखिए बुढ़वा मंगल जो है ये क्या है, पहले तो आपको एक शब्द में बता देता हूं। बुढ़वा मंगल जो है एक आयोजन टाइप का होता था, एक छोटा सा मेला टाइप का लगता था, जिसमें बुंदेलखंड की रियासतों के जो बुंदेला राजा थे या राजा थे जो, वो सब एकत्रित होके अपने आगे की योजनाएं बनाया करते थे कि आगे हमें क्या करना है, अब वहां का शासन कैसा चल रहा है। मतलब एक टाइप का एक संगम था जिसमें वो सभी के सभी राजा महाराजा जुड़ते थे और आगे की भविष्य की योजनाएं बनाते थे। तो 1836 में जब बुढ़वा मंगल का आयोजन हुआ तो वो उस समय ये देख रहे थे कि अंग्रेज जो हैं भारत में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, भारत में हमारे ऊपर, हमारे किसानों पे कर बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अत्याचार जुल्म वगैरह कर रहे थे। इस कारण से इन नरेशों ने क्या किया कि जैतपुर नरेश परीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाने का फैसला ले लिया। इन्होंने एक सुनियोजित क्रांति की जो चर्चा हुई, इसका सूत्रधार कहां से हुआ? बुढ़वा मंगल से हुआ। और बुढ़वा मंगल में जो प्रमुख राजा थे वो थे जैतपुर नरेश परीक्षित। तो जैतपुर नरेश परीक्षित के नेतृत्व में एक क्रांति करेंगे। इस क्रांति की शुरुआत कहां से होगी? जैतपुर नरेश परीक्षित के नेतृत्व में होगी। ये फैसला उन्होंने कर लिया। दूसरी चीज, भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय स्वाधीनता का पहला प्रस्ताव था। वेरी गुड। 1857 की क्रांति के पहले भी यदि कहीं विद्रोह हुआ या क्रांति हुई तो वो है 1842 का बुंदेला विद्रोह, जिसकी नींव जो है बुढ़वा मंगल में आयोजित हुई थी। तो ये भी सही है। ब्रिटिश भू राजस्व नीति की कमियों के प्रति आक्रोश ने युद्ध का रूप देना था। मतलब ब्रिटिश भू राजस्व की जो नीतियां थी, ब्रिटिश सरकार जो राजस्व के रूप में, कर के रूप में जो गलत नीतियों का प्रयोग कर रही थी, बहुत ज्यादा कर वसूल रही थी, उसके प्रति जो भारतीयों के अंदर जो आक्रोश था उसे युद्ध का रूप या विद्रोह का रूप देना एक इसका उद्देश्य था। तो ये सभी के सभी कैसे हो जाएंगे? सही के सही हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट कि 1857 की क्रांति के संबंध में विद्रोही क्रांतिकारी एवं उनसे जुड़े तथ्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले नंबर पे हैं आपके भीमा नायक। चूंकि आपको पता है कि भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, इनका जो जन्म हुआ वो निमाड़ में हुआ और इन्होंने क्या किया? मंडलेश्वर से विद्रोह किया था। इन्होंने कहां से विद्रोह किया था? सॉरी, दूसरे नंबर ले लिया, पहला बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर, इन्होंने कहां से? भीमा नायक ने मंडलेश्वर से क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इनको निमाड़ का क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड कहा जाता है। लेकिन टंटैया भील को भीलों का रॉबिन हुड कहा जाता है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। आगे बात करें श्री बहादुर एवं देवी सिंह। श्री बहादुर सिंह और देवी सिंह जो है मंडला में विद्रोह कर रहे थे। मंडला का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है, मंडला के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, राजा ठाकुर प्रसाद की हम बात करें तो ठाकुर प्रसाद राघवगढ़ से क्या कर रहे थे? ये स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। बाद में आपने ये भी सुना होगा कि राघवगढ़ से नैनी बाई ने भी जो है हिस्सा लिया था और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था, क्योंकि इनकी पति की हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने, जिस कारण से नैनी बाई ने जो है खुद क्रांति संभाली थी, एक सेना बनाई थी महिलाओं की और उन्होंने डटकर मुकाबला किया था। अंततः अंग्रेजों के सामने जीत नहीं सकी तो उन्होंने कटार घोंप करके आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट बात करें हम शहादत खान की, तो चूंकि शहादत खान जो है ये आपके इंदौर से लड़ रहे थे, है ना, ये देवास से नहीं लड़ रहे थे, ये इंदौर, इनका जो क्षेत्र था वो क्या था? इंदौर क्षेत्र से ये नेतृत्व करता थे। इसलिए हमारा चौथे नंबर का जो कूट है वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगले 5वें प्रश्न की चर्चा करें कि तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया? क्योंकि ये क्लास आपकी प्रीमियर है, मैं अभी लाइव नहीं हूं, तो ये लाइव क्लास नहीं है, इसलिए मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा। आप लोग जो भी कमेंट हैं वो ऑफलाइन क्लास में करिए, आपके सारे कमेंटों के जवाब दिए जाएंगे।
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप ऑफिस में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करके वहां से लिंक प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या जो हमारा शेड्यूल है उसकी लिंक उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया? तात्या टोपे जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ में लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई जो है रानी थी, कहां की? झांसी की रानी थी। इनका जन्म तो वाराणसी में हुआ था, मोरोपंत के घर में हुआ था, लेकिन इनका विवाह गंगाधर राव से हुआ झांसी में। बाद में इनका कोई पुत्र नहीं हुआ, या हुआ तो वो कैसा हो गया? जीवित नहीं रह सका। निस्संतान ही राजा का कैसा हो गया था? डेथ हो गई थी। इस कारण से इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था आनंद राव या दामोदर राव, जिसे सरकार ने या अंग्रेजी सरकार ने मान्यता नहीं दी, क्योंकि वहां पे हड़प नीति चल रही थी, इस कारण से मान्यता नहीं दी। और बाद में जो हीरोज आया, हीरोज से रानी की लड़ाई हुई, रानी की मुठभेड़ हुई, और उस लड़ाई में इनके साथ एक जो वीरांगना थी उनका नाम था झलकारी बाई, राइट। तो क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को कटार घोंप करके आत्महत्या कर ली थी। मतलब ये रानी वीर गति को प्राप्त हो गई थी, क्योंकि रानी को यह अनुमान हो गया था कि अंग्रेज उन्हें पकड़ना चाहते थे, ठीक है, इसलिए क्या हो गया था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो इसमें आपकी जो बात करें तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे ने रानी की बलिदान के बाद भी कुछ समय तक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित रहा, लेकिन बाद में शिवपुरी के राजा मानसिंह की गद्दारी के कारण इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें नरवर के किले में, शिवपुरी में, ठीक है, नरवर का किला कहां है? नरवर का किला शिवपुरी में है, तो शिवपुरी में इन्हें क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई थी, राइट। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेशवा बाजीराव ने, फटाफट जवाब दीजिए। पेशवा बाजीराव ने 1732 में मध्य प्रदेश के मालवा सूबा को 3 मराठा सरदारों में विभाजित किया था, जिसने निम्न में से कौन एक मराठा सरदार शामिल नहीं था? कौन एक मराठा सरदार शामिल नहीं था? होलकर, सिंधिया, भोंसले या पवार? कौन नहीं था? फटाफट बताइए। पेशवा बाजीराव ने मराठाओं का जो शासन था, मराठाओं का जो राज्य था, उसे मराठा सरदारों में विभाजित किया था। कितने सरदारों में विभाजित किया था? तो उन्हें 3 मराठा सरदारों को मध्य प्रदेश में शासन दिया था। 3 कौन कौन थे? तो एक तो थे आपके होलकर, जिन्हें मालवा क्षेत्र दिया गया, या हम बोलें तो इंदौर का क्षेत्र दिया गया था होलकरों को। दूसरे थे आपके सिंधिया। इस सिंधिया को कौन सा क्षेत्र दिया गया? ग्वालियर का जो क्षेत्र था वो दिया गया सिंधिया को। और भोंसले जो है इनको दिया गया था नागपुर का क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, इसलिए आंसर होगा आपका भोंसले। पवार जो है, पवार कहां पे थे? तो पवारों को दिया गया था देवास, छोटी पांति का क्षेत्र, ठीक है। तो देवास क्षेत्र में पवार राज्य कर रहे थे, सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, जो नागपुर में है वो भोंसले कर रहे थे। इसलिए मध्य प्रदेश में कौन किसको नहीं मिला था? तो भोंसले को नहीं मिला था, राइट। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर के, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई। इसका राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो बताइए, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर के संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश बनाया गया था। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो नाम आप फटाफट बताते हैं। अब ये बताइए कि इसका प्रमुख किसे बनाया गया था? फटाफट। अवधेश प्रताप सिंह, मार्तंड सिंह, राजा कर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसे बनाया गया था? तो जो मार्तंड सिंह जी थे, मार्तंड सिंह की यदि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजों से मिले हुए थे। इसके बाद में मार्तंड सिंह ने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, संसद में रहे हैं। 1971 तक ये क्या रहे हैं, इनका जो राजनीतिक जीवन है काफी समय तक चलता रहा। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? मार्तंड सिंह होगा, क्योंकि इनको सबसे पहले रीवा राज्य का प्रमुख बनाया गया था। 8वां प्रश्न है आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिए 8वें प्रश्न का। 1707 में औरंगजेब ने निम्न में से ओरछा के किस राजा से संधि की थी? यदि हम ओरछा रियासत की बात करते हैं तो ओरछा रियासत जो बुंदेला थे ओरछा के, ये हमेशा से ही मुगलों के साथ विद्रोह करते रहे।
केवल जहांगीर को छोड़ दें तो आपका किसके साथ विद्रोह हुआ? अकबर के समय मधुकर शाह ने विद्रोह किया। जहांगीर से वीर सिंह का दोस्ताना संबंध था, इसलिए विद्रोह नहीं हुआ। बाद में जब जुझार सिंह आए और वहां पे मुगलों में आपके शाहजहां आए तो जुझार सिंह ने विद्रोह किया। उसके बाद में जो चंपत राय थे, ये ओरछा के सामंत थे, इनके पुत्र थे कौन? छत्रसाल। छत्रसाल बुंदेला लगातार औरंगजेब को पूरे जीवन भर थकाते रहे और मराठों की सहायता से भी ये युद्ध लड़ते रहे, कभी भी औरंगजेब के हाथ नहीं लगे। अंततः औरंगजेब हार गया, थक गया और उसने 1707 में इनको बुलाया, छत्रसाल को बुलाया, छत्रसाल से संधि की और छत्रसाल को राजा की उपाधि दी और उनको बुंदेलखंड का राजा भी माना। और 1707 में ही औरंगजेब की फिर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राइट, तो इसमें आंसर होगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न फटाफट जवाब दीजिए, अगले प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? अब देखिए यहां पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न पूछा है? देवगांव संधि 1803 मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई संधियों को सुमेलित करना है। देखिए ये चारों संधियां जो है मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई हैं। चारों संधियों में यदि हम बात करें देवगांव की संधि, तो देवगांव जो है ललितपुर जिले के पास में पड़ता है। देवगांव है ना, देवगांव ललितपुर जिले के पास में पड़ता है। देवगांव की जो संधि है ये किसके बीच में हुई है? एक देवगांव आपका महाराष्ट्र साइड में भी पड़ता है, दक्षिण में भी पड़ता है। तो ये 1803 में देवगांव की संधि हुई थी भोंसले और अंग्रेजों के बीच। ठीक, तो भोंसले और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई, तो भोंसले को क्या करना पड़ा? युद्ध हार जाने में कुछ पैसा देना पड़ा और अंग्रेजों की अधीनता को भी स्वीकार करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? अंग्रेजों की अधीनता को भी स्वीकार करना पड़ा था। दूसरा, सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है ये भी 1803 में हुई। ये अंग्रेजों ने सिंधियाओं के साथ की थी और सिंधियाओं को इसमें क्या हुआ था? सिंधिया को गंगा यमुना क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था। इसमें गंगा यमुना का जो एक बड़ा क्षेत्र था, गंगा यमुना दुआब का क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र था, ये क्षेत्र सिंधियाओं के हाथ से निकल गया था, अंग्रेजों ने ये क्षेत्र छीन लिया था। तीसरी बात करें हम ग्वालियर की संधि 1817 की, ये संधि इस कारण से सिंधिया को करनी पड़ी थी क्योंकि सिंधिया जो है पिंडारियों को मदद दे रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में। जब अंग्रेजों को इस चीज की भनक लगी कि पिंडारी ऐसे ही नहीं हमसे युद्ध कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं हमें छापामार युद्ध करके चले जाते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, इनको किसी का सहयोग है, किसका? ग्वालियर के सिंधिया का। तो अंग्रेजों ने सिंधियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला, सिंधिया उसमें परास्त हुए। सिंधिया को जबरदस्ती एक संधि करनी पड़ी। संधि में तमाम शर्तें थी, जिनमें से दो प्रमुख शर्तें थी। एक तो सिंधियाओं से यह बोला गया कि आप आज के बाद कभी भी पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये कहा गया कि हम अंग्रेज जो है जब पिंडारियों का दमन करेंगे तो आप भी एक अलग से सेना बनाएंगे पिंडारियों के दमन के लिए, अर्थात अब आप अंग्रेजों का साथ देंगे ना कि पिंडारियों का। राइट, तो पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों को सहायता एक इनकी ये संधि थी। मंदसौर संधि जो 1818 की थी, ये जो है होलकरों के साथ की गई थी। होलकर जो है अंग्रेजों से हारने वाले या परास्त होने वाले अंतिम मराठा थे होलकर, और होलकरों को भी 1818 में एक संधि करनी पड़ी, जिसके कारण सतपुड़ा और दक्षिण का जो अधिकतर क्षेत्र था वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, होलकरों को भी सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा रेंज का क्षेत्र और दक्षिण का काफी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था। ये सभी के सभी सुमेलित हैं, तो क्रमशः 1 2 3 4 सुमेलित हैं, इसलिए आंसर होगा आपका बी नंबर। आंसर क्या होगा भाई साहब? बी होगा आपका आंसर। अगला प्रश्न फटाफट जवाब दीजिए, वन लाइनर है। भोपाल की ताजुल मस्जिद किसने बनवाई थी? मात्र 20 प्रश्न है, ज्यादा लंबी आपकी क्लास नहीं चलने वाली है, छोटी सी क्लास होगी। फटाफट जवाब दीजिए। भोपाल की जो ताजुल मस्जिद है किसने बनवाई थी? तो भोपाल की ताजुल मस्जिद जो है ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, 1800 के आसपास इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? ये निर्माण कार्य शाहजहां बेगम ने शुरू किया था, लेकिन शाहजहां बेगम इसको पूरा नहीं कर सकी। क्या नहीं कर सकी? पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था। और ये जो ताजुल मस्जिद है ये छोटी वोटी मस्जिद नहीं है, संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। किस चीज की दृष्टि से, किस दृष्टि से बताते हैं आपको? एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है बैठक व्यवस्था से, मतलब इसका जो आंगन है इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, और बैठक व्यवस्था की दृष्टि से
संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो है भोपाल की ताजुल मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा शुरू करवाया गया, लेकिन पैसे की कमी के कारण यह निर्माण पूरा नहीं हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि ये लगातार निर्माण धीरे धीरे चलता रहा और लास्ट 1971 में ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है। आंसर क्या होगा आपका? शाहजहां बेगम। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 11वें प्रश्न का फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? महान शहीद उदय चंद्र निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? फटाफट जवाब देंगे इस प्रश्न का। उदय चंद, खुदीराम बोस, इन लोगों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस समय जब बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ना या अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखना भी नहीं जानते, उस समय की बात है उदय चंद की। उदय चंद जैन, पूरा नाम इनका है शहीद उदय चंद्र जैन। उदय चंद्र जैन ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, जब इनके पढ़ने का समय था, मात्र 14 साल की उम्र में, ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और मंडला जिले में एक स्वतंत्रता आंदोलन का जुलूस निकाला। उस जुलूस में जब अंग्रेजों ने आकर के उन्हें रोका तो इन्होंने अपनी कमीज के या शर्ट के बटन फाड़ते हुए बोले कि चलाओ गोली, और अंग्रेजों से बोला गोली चला दो। तो अंग्रेजों ने इन्हें, अंग्रेज भी इतने निर्दयी थे कि अंग्रेजों ने उस छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उस बच्चे के सीने पे गोलियां चलाती, वो बच्चा वहीं शहीद हो गया। आज भी इनकी मूर्ति जो है मंडला में बनी हुई है, मंडला के प्रमुख शहीदों में इनको याद किया जाता है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है 12वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। इंदौर सराफा कांड कब हुआ था? इंदौर का जो सराफा कांड है वो कब हुआ था? इंदौर के सराफा कांड की जब हम बात करते हैं तो सराफा कांड भी जब 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय मध्य प्रदेश में बहुत ही सक्रिय रूप से भूमिका निभाई है आंदोलन में। इस कारण से क्या हुआ कि इंदौर का जो राजवाड़ा के समीप जो सराफा है क्षेत्र है, जहां पे सोने के गहने वगैरह बिकते हैं, सराफा इंदौर का बहुत प्रसिद्ध है। पहली बात तो सोने चांदी के गहने बिकते हैं इसलिए सराफा है, लेकिन रात्रि के समय ये बहुत ज्यादा चलता है। यहाँ पे खाने पीने के सामान रात्रि में 2 बजे 3 बजे तक चलते हैं। तो सराफा जो है ये कांड हुआ था सितंबर 1942 में, और कांड क्या था तो वो समझिए। इसमें क्या था कि जो कुछ लोग थे एक जुलूस टाइप का निकाल रहे थे, तो पहले अंग्रेज आकर के क्या बोलते हैं कि जुलूस को रोको। जब इन लोगों ने जुलूस नहीं रोका और जब रोकने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, तो इन्होंने और ज्यादा उत्साह आया और तेजी के साथ नारे लगाने शुरू कर दिए। अंग्रेज गुस्सा गए तो उन्होंने क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज किया तो इनको और ज्यादा गुस्सा आया, इन लोगों ने भी कुछ यहां से वहां से देना शुरू कर दिया। इस टाइप से दोनों में झड़प हुई। झड़प में अंग्रेजों ने बोला कि इनको क्या कर दो? शूट कर दो। तो गोली कांड हुआ था, यहाँ पे सराफा का गोली कांड हुआ था सितंबर 1942 में इंदौर में। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है 13वें नंबर का, फटाफट जवाब दीजिए। इसको भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, सूची में लाना है। चरण पादुका नरसंहार, ये बात कब की है? 1931 की ये बात है, 14 जनवरी 1931। 14 जनवरी 1931। ये कहां? छतरपुर जिले के नौगांव तहसील के चरण पादुका नामक स्थान पे। स्थान का नाम चरण पादुका इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम वनवास के समय वहां से निकले थे, इसलिए उनके चरण चिन्ह वहां पे हैं, इसलिए उस स्थान को चरण पादुका कहा जाता है। वहां पे एक मेला लगता था, चरण पादुका में मेला लगता था। इस कारण से वहां कुछ स्वतंत्रता सेनानी मेले के बीच में अपनी एक सभा कर रहे थे। किसी ने सूचना दे दी कि यहाँ पे योजना बन रही है, तो वहां पे कर्नल फिशर आया। फिशर ने बिना पूछे गोलियां चला दी, इसमें कुछ शहीद हो गए लोग, जिस कारण से इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? छतरपुर। यहां आएगा 4। बात करें त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की, तो त्रिपुरी जिसे हम आज जबलपुर बोलते हैं, वहां पे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। इसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को लड़वाया था। पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से काफी मतों से हार गए। इस चीज से दुखी हो गए गांधी जी इस्तीफा देने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा आप इस्तीफा मत दीजिए, इस्तीफा हम दे देते हैं, ठीक है। और उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर के जर्मनी चले गए। जर्मनी से कुछ सेनाएं ली, जापान से सेनाएं ली, और वहां से आकर के उन्होंने नेपाल अरुणाचल प्रदेश से भारत में चढ़ाई की, अंग्रेजों को हटाने का प्रयास किया।
तो त्रिपुरी अधिवेशन। बाद में अध्यक्ष कौन रहा? तो राजेंद्र प्रसाद जी बाद में अध्यक्ष रहे। ये आपका जबलपुर आएगा, मतलब यहां पे 3 आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था भारत में, लेकिन यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में कहां से स्टार्ट हुआ, तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था विदिशा से, मतलब 2 नंबर यहां पे आएगा। लास्ट बचा आपका टुरिया जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा 2 जगह हुआ है। जब भारत में क्या चल रहा था, भारत में गांधी जी ने 1930 में 12 मार्च से दांडी यात्रा की। 6 अप्रैल को कहां पहुंच गए? नवासी अपने अनुयायियों के साथ चलते हुए, साबरमती आश्रम से चलते हुए, और नमक कानून तोड़ा उन्होंने। 6 अप्रैल को नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसी समय टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 जगह सत्याग्रह हुए। एक तो हुआ था घोड़ा डोंगरी में। घोड़ा डोंगरी में जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था आदिवासियों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आदिवासियों के जो नेतृत्व करता थे वो थे गुंजन सिंह कोरकू। और टुरिया जंगल सत्याग्रह ये हुआ था आपके सिवनी जिले में। सिवनी जिले के टुरिया नामक स्थान पर, जो सिवनी से 28 मील दूर है, वहां पर टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था। चंदन के बगीचों में घास काट करके सत्याग्रह चलाया गया था। और किसके नेतृत्व में चला था? तो ये चला था दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में ये सत्याग्रह चलाया गया था। यहां पे अंग्रेज पहुंच गए, अंग्रेजों ने गोलीबारी की, जिसमें 3 महिलाएं और 1 जो है आदिवासी की मौत हो गई थी। तो ये आपका क्या है? 4-3-2-1 इस टाइप से जुड़ा हुआ है। 4-3-2-1 मतलब ये आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पंजाब मेल के क्रांतिकारियों को फांसी कहां दी गई? पंजाब मेल के क्रांतिकारियों की जब बात आती है तो पंजाब मेल जो कांड हुआ था ये तो कहां पे हुआ था? खंडवा रेलवे स्टेशन की ये घटना है। ठीक है, 23-24 जुलाई की ये घटना है। 23-24 जुलाई 1931 की ये घटना है। इस घटना में क्या हुआ था कि जो पंजाब मेल गाड़ी जाती है, पंजाब से मुंबई जाती है, ये खंडवा रेलवे स्टेशन से निकल रही थी। तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर 23-24 जुलाई 1931 को क्या हुआ कि यशवंत सिंह, देवनारायण सिंह और एक और व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया कि एक अंग्रेज अधिकारी जा रहा था जिसका नाम था हैक्सल। तो हैक्सल को और उसके कुत्ते को मार दिया था। हैक्सल को और उसके कुत्ते को मार दिया था, जिस कारण से यह हत्याकांड बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। खंडवा में हुआ था यह हत्याकांड, याद रखिएगा। कब हुआ था? 23-24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन पे हुआ था। इसमें जो फांसी हुई वो हुई थी 11 दिसंबर को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 को फांसी हुई। 2 लोगों को फांसी हुई थी, यशवंत सिंह को। ठीक है, किन किन लोगों को फांसी हुई? तो यशवंत सिंह को फांसी हुई और एक व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ। ठीक है, तो आजीवन कारावास किसको हुआ था? दलपत सिंह को आजीवन कारावास हुआ। यशवंत सिंह को और देवनारायण तिवारी को क्या हुआ? देवनारायण तिवारी भी थे इसमें, देवनारायण तिवारी और यशवंत सिंह दोनों को क्या हुआ? फांसी दी गई। और दलपत राव को क्या हुआ? काला पानी की सजा। कहां पे दी गई काला पानी की सजा? आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप में काला पानी की सजा होती थी। तो ये जो है फांसी जबलपुर में हुई थी। स्टेशन खंडवा के स्टेशन पे घटना हुई थी, लेकिन फांसी जबलपुर में हुई थी। प्रश्न में फांसी पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों का आंसर आप सावधानी से दें, पूछा जो गया है उसी का जवाब देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने आया है कि मध्य प्रदेश के किस जगह पर वर्ष 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? कहां उतारी गई थी पुलिस वालों की वर्दी? 1942 में आपका ये आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो। इसके पहले 1842 में एक आंदोलन हुआ था बुंदेला विद्रोह, बुंदेलखंड में, जिसमें नारायण के राजा जो थे वो कौन थे? मधुकर शाह और आपके एक हृदय शाह, हीरापुर के राजा हृदय शाह। दोनों को जनता के बीच में फांसी दी गई थी। 21 वर्ष के थे मधुकर शाह और सायगढ़ के राजा बखत वली ने उनको क्या करवा दिया था? पकड़वा दिया था। 21 साल की उम्र में उनको फांसी दी गई। सागर जिले की जो जेल है उसमें आज भी उनकी समाधि, और सागर के गोपालगंज क्षेत्र में उनके नाम पे एक पार्क भी बना हुआ है। अब देखिए, पुलिस वालों की वर्दी उतार दी गई थी। कहां पे? जनता आक्रोशित हुई, जुलूस लेके आ रही थी, पुलिस वाले पहुंचे मारने के लिए, लेकिन जनता ज्यादा थी और घेर गई जनता। घेर लिया जनता ने, वो बोला
वर्दी उतारो इनकी। तो पुलिस वालों की जबरदस्ती वर्दी उतरवा दी थी बैतूल के लोगों ने। खतरनाक होते हैं बैतूल के लोग, राइट। आगे बढ़ते हैं, 16वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1923, 30, 31 या 39? कब हुआ था नमक सत्याग्रह? तो देखिए, भारत में जब नमक सत्याग्रह हुआ, भारत में कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, नमक सत्याग्रह किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा, जैसे 1920 में चलाया था असहयोग, कि अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दो, अंग्रेज ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, उसी तरह से उन्होंने 1930 में चला दिया था सविनय अवज्ञा, मतलब विनय पूर्वक अवज्ञा। हमारी आपसे विनय है, लेकिन हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। आज्ञा नहीं मानेंगे मतलब कानून तोड़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में चलाया गया था, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। 17वें नंबर का प्रश्न है, किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह के कारावास की सजा दी गई थी? तो देखिए, पंडित हरिप्रसाद या सुंदरलाल, हरि सिंह गौड़, श्यामलाल वर्मा, किसको दी गई थी? तो जो करमवीर पत्रिका के संपादक रहे हैं पंडित सुंदरलाल, वैसे तो इनका जन्म तो हुआ था यूपी में, लेकिन बाद में इलाहाबाद या प्रयागराज इनकी कर्मस्थली रहा, और मध्य प्रदेश में भी इनका काफी योगदान रहा है, जबलपुर वगैरह में इनका सहयोग रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पंडित सुंदरलाल ने जब ध्वज फहराया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया, झंडा फहराया, तो इनको 6 माह की सजा सुनाई गई थी, राइट। ये साहित्यकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानियों में इनको गिना जाता है। 18वें नंबर का प्रश्न है, जवाब दीजिए फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उस आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया? तो मध्य प्रदेश में किया था प्रभाकर ढुंडीराज ने। यहाँ पे क्या है? ढुंडीराज, राइट। प्रभाकर ढुंडीराज के द्वारा किया गया था मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न। इसके बाद सिर्फ एक ही प्रश्न शेष है, 20 प्रश्न है केवल क्लास में। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा, फटाफट बताइए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। वैसे तो उन्होंने कहां से की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत गांधी जी ने की, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा रहा है आपसे। किसके संदर्भ में? मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ है? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, कहां से स्टार्ट हुआ है? तो ये आपको सभी को पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम भी मत लगाइएगा, क्योंकि साबरमती आश्रम से तो उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी दांडी मार्च तक की, और दांडी पहुंच करके उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। लेकिन मध्य प्रदेश में कहां से हुई? तो जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। 20वां प्रश्न है, आपसे यहां पूछा गया है, गिरधारी बाई, जो गिरधारी बाई हैं, किस शासिका की अंगरक्षिका थी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती? तो देखिए, बात हम करें यदि गिरधारी बाई की, जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध हुआ था 20 मार्च 1858 को ह्यूरोज के साथ हुआ था, और ह्यूरोज के साथ जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो उनकी एक सहायिका थी जिनका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई लड़ रही थी, और रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही घायल हुई, और उनको घायल शरीर भी उन लोगों को हाथ ना लग पाए, इतनी फुर्ती से झलकारी बाई ने क्या किया कि रानी लक्ष्मीबाई को अपने अन्य जो सैनिक थे उनके, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने एक दुर्गा वाहिनी या दुर्गा वाहिनी करके एक दल बनाया था महिलाओं का, उसका नेतृत्व करता झलकारी बाई को बनाया था। तो झलकारी बाई ने अन्य सैनिकों को, अपनी महिला सैनिकों को रानी लक्ष्मीबाई को का शरीर दे दिया, और उनके जो कपड़े थे तुरंत पहन लिए, और ऐसे लगा कि रानी लक्ष्मीबाई ये है। और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के बेस में लड़ती रहीं, अंततः गिरफ्तार हुई, बाद में उनको जेल हुई। तो इस कारण से अंग्रेज जो है रानी लक्ष्मीबाई के शरीर को प्राप्त नहीं कर पाए थे। उसी तरह से रानी अवंतीबाई जो थी, रानी अवंतीबाई की सहायिका थी गिरधारी बाई, और गिरधारी बाई और रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, और लक्ष्मीबाई की सहायिका थी झलकारी बाई। दोनों को याद रखिएगा। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, राइट। रानी अवंतीबाई के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये रामगढ़ की रानी थी,
और इनके जो लक्ष्मण सिंह इनके ससुर थे, विक्रम सिंह इनके पतिदेव थे। पतिदेव थोड़े से मानसिक विक्षिप्त थे। इनके 2 पुत्र भी थे, लेकिन मानसिक विक्षिप्ति के कारण इनके पति को क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था कि ये शासन नहीं कर सकते हैं। तो रानी अवंतीबाई खुद शासन किया करती थी, अपने छोटे छोटे पुत्रों को लेकर के खुद शासन किया करती थी। अंग्रेजों ने इन्हें घेरना शुरू किया, गलत नीतियां वहां पे लगाई, जिस कारण से वहां पे आक्रोश बढ़ा। रानी ने अपने किसानों से बोल दिया अंग्रेजों की नीतियां मत मानो, जिस कारण से रानी अवंतीबाई लोकप्रिय हुई। बाद में इन्हें अंग्रेजों से जूझना पड़ा, जब इनको ये लगा कि अंग्रेज हमें पकड़ना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते, जीवित पकड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद में कटार भोंक करके आत्महत्या कर ली, शहादत को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ये आपके 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब हम यदि बात करें प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज की या शेड्यूल की, तो प्रीलिम्स और मेंस को अलग पढ़ना प्लीज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो आयोग प्रश्न पूछता है वो मेंस के 3 मार्कर के प्रश्नों को भी वो प्रीलिम्स में पूछ रहा है। इसलिए आप मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ कीजिए। और हमने जो 90 डे का शेड्यूल बनाया है, ये शेड्यूल आपका क्या करेगा, प्रीलिम्स की तैयारी करवाएगा 90% और मेंस की तैयारी करवाएगा 60%। तो इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, दोनों की तैयारी एक साथ कीजिए, तीनों पेपर की तैयारी हो जाएगी। चौथा, पांचवा, छठवां 3 पेपर आपके बचेंगे, तो 40% तैयारी आपको नेक्स्ट शेड्यूल हम बनाएंगे। तो शेड्यूल आपको कहां से मिलेगा, शेड्यूल टेलीग्राम से एक पीडीएफ है, वो डाउनलोड कर लीजिए। और यदि हमारे साथ आप इससे जुड़ना चाहें तो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मेंस का जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कीजिए। साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी मात्र 1395 में। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी आपको डाउट है आज की क्लास में, जो भी डाउट है वो आप वीडियो में अपलोड कर दीजिए। जब वीडियो अपलोड हो रहा है इसके बाद में आप लोग उस पर कमेंट करके लिख दीजिए, हम आपके कमेंट पढ़ लेंगे। और किसी भी प्रकार की सहायता है तो उसके लिए आप हमारे एग्जाम गुरुजी के ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, वहां से आपको सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।